नमस्कार। आज हम बात करेंगे ये एंजियोप्लास्टी काम कैसे करती है। ये एंजियोप्लास्टी बेसिकली क्या होता है और किस तरह से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमने एंजियोप्लास्टी संबंधित ऑलरेडी काफ़ी वीडियो किए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अगर आपको समझ में आएगा तो बेसिक आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि बीमारी में क्या इशू होता है, एंजियोप्लास्टी के दौरान क्या इशू होता है और बेसिकली ये एंजियोप्लास्टी का बेसिक टेक्निक बाईपास से किस तरह से डिफरेंस है। तो वो बेसिक चीज़ों पर हम डिफरेंस करने का प्रयास करेंगे और एंजियोप्लास्टी के बारे में आपको बेसिक समझाने का प्रयास करेंगे। एंजियोप्लास्टी संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ये सारे वीडियोज़ को अगर आप देख लेंगे तो आई डोंट थिंक एंजियोप्लास्टी रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहेगा। फिर भी आज के टॉपिक पे कुछ नई चीज़ों पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। एंजियोप्लास्टी बेसिकली करते कैसे हैं या एंजियोप्लास्टी कैसे काम करता है उस पर डिस्कशन है आज। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर नलियों के अंदर भरा हुआ कचरे को हम साइड पर दबा देते हैं, क्रश कर देते हैं। मान लीजिए किसी की नली में अगर 70-80% ब्लॉकेज है तो इसका मतलब ब्लड के बहने के लिए वहाँ 20-30% ही जगह बचती है। अगर 80% ब्लॉक है तो 20% जगह बची, 90% ब्लॉक है तो 10% जगह बची। अब ये 10% या 20% जगह में से सारे ब्लड को निकलना पड़ता है। अब मान लीजिए दरवाज़ा इतना चौड़ा है तो निकलने में आपको जगह ज़्यादा है, अगर इतना है तो जगह कम मिलेगी, आपको स्क्वीज़ करके जाना पड़ेगा। अब नॉर्मल अगर ब्लड फ्लो है और नॉर्मल ब्लड की रिक्वायरमेंट चल रही है तो फिर भी कैसे तैसे मैनेज हो जाएगा। लेकिन जहाँ ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उतनी सी जगह से ब्लड नहीं निकल पाता। इसकी वजह से ब्लड वहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल का कचरा है या प्लाक है उसको एक तरह से इरोड कर देता है, उसको एक तरह से डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मेम्ब्रेन फट जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। एंजियोप्लास्टी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लॉकेज के थ्रू से या ब्लॉकेज के बीच में जो जगह है 10-20% उसके थ्रू से एक वायर लेके जाते हैं। मेटल का एक पतला सा वायर होता है जो कि बाल जितनी थिकनेस होती है उससे भी कम होता है। इसको हम वहाँ पे लेके जाते हैं और ये ब्लॉकेज के थ्रू एंड थ्रू क्रॉस करता है। इसके अंदर से हम एक अनइन्फ्लेटेड बलून को यानी एक पिचका हुआ बलून को जिसको बिना फुलाए हम वहाँ पे लेके जाते हैं। बलून बेसिकली ले जाने का पर्पज़ ये है कि हम वायर तो हमने जैसे तैसे क्रॉस कर दिया, लेकिन वायर में तो उतनी जगह नहीं है कि हम स्टेंट के लिए जगह बना सकें। तो हम वहाँ पे एक बलून लेके जाते हैं जो कि वायर से थोड़ा सा ही ज़्यादा पतला होता है। अगर बलून क्रॉस करिए तो उसी के ऊपर एक हम स्टेंट को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो पहले हम वायर को क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर एक बलून को लेके जाते हैं। बलून को जब ब्लॉकेज के बिल्कुल नीचे आ जाता है तो हाई प्रेशर का एक प्रेशर इन्फ्लेशन डिवाइस रहता है, उससे हम फुला देते हैं, जिसमें हाई प्रेशर में सलाइन और कॉन्ट्रास्ट का एक मिक्सचर होता है जो उसके अंदर भर जाता है। कितना उसको फुलाना है वो बाहर से हम एक इन्फ्लेशन डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन डिवाइस बेसिकली कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उसको फुला रहे हैं उसको हम कंट्रोल उससे कर सकते हैं। अलग अलग केस में कितना डायमीटर हमको क्रिएट करना है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग साइजेस के बलून आते हैं। मान लीजिए मुझे 1 मिलीमीटर जगह चाहिए तो मैं 1 मिलीमीटर का बलून लूँगा, मुझे 1.5 मिलीमीटर का जगह चाहिए तो मैं 1.5 मिलीमीटर चौड़ाई वाला बलून लूँगा। ये चौड़ाई का बेसिकली मेजर जो होता है वो फूलने के बाद की चौड़ाई का बात होती है कि 1.5 मिलीमीटर फूलने के बाद है। वो जितना स्टैंडर्ड प्रेशर है उतने पे हम फुलाएंगे तो 1.5 मिलीमीटर का हो जाएगा। जो 2 मिलीमीटर का बलून है वो फुलाने के बाद 2 मिलीमीटर का हो जाएगा, 2.5 का 2.5, 3 का 3, इस तरह से अलग अलग डायमीटर के बलून अवेलेबल रहते हैं। तो आपको कितनी जगह चाहिए स्टेंट को क्रॉस करने के लिए या एंजियोप्लास्टी करने के लिए उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कौन सा साइज़ का बलून यूज़ करोगे। मान के चलिए अगर 1.5 मिलीमीटर तक का भी आपने जगह क्रिएट कर दिया, 1.5 के बलून से भी आपने इन्फ्लेट कर दिया तो स्टेंट को पहुंचाने के लिए एडिक्वेट जगह हो जाती है। कई बार तो जगह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और डायरेक्टली अगर हम वायर के ऊपर डायरेक्टली अगर स्टेंट ले जाते हैं तो वो भी क्रॉस हो जाता है। खासकर जिन लोगों का ब्लॉकेज अगर 70-80% के आसपास है तो वहाँ पे हमको और जगह क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बची खुची 10-20% वाली जो जगह है उसके थ्रू से ही हम स्टेंट को ले जा सकते हैं। ये जगह क्रिएट करने वाले प्रोसेस को प्री डायलेशन कहते हैं, यानी वो जगह क्रिएट करने का प्रोसेस। प्री डायलेशन का मतलब स्टेंटिंग से पहले डायलेट कर रहे हैं हम बलून को जगह क्रिएट करने के लिए और उसके बाद हम स्टेंट करते हैं। तो प्री डायलेशन हर केस में ज़रूरी नहीं होता, पर हाँ अगर नली में ब्लॉकेज हार्ड है, ज़्यादा ब्लॉकेज है, 90-95% का है, स्टेंट वहाँ पे नहीं उतर पाएगा या बहुत लंबा लेस फ्लेक्सिबल स्टेंट को आपको लेके जाना है तो वहाँ पे आपको जगह क्रिएट करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा हार्ड ब्लॉकेज है, जितना ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा लंबा और लेस फ्लेक्सिबल स्टेंट है उतना ज़्यादा बड़े बलून से आपको डायलेट करना पड़ता है। कभी कभार ये भी होता है कि आपने एक बलून से डायलेट किया लेकिन वो ठीक से उतना नहीं खुला, स्टेंट नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो फिर उससे बड़ा बलून लिया। मान लीजिए 1.5 मिलीमीटर के बलून से डायलेट किया, पूरा फुलाया लेकिन स्टेंट नहीं जा रहा है, फिर 2 मिलीमीटर का बलून लिया, उससे फुलाया,
फिर भी नहीं जा रहा है तो फिर 2.5 मिलीमीटर कर लिया, 3 मिलीमीटर कर लिया, 3.5 कर लिया। तो ये अलग अलग साइजेस में बलून्स अवेलेबल रहते हैं। आपको कितनी जगह की मिनिमम ज़रूरत है उस हिसाब से आप प्री डायलेट करते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भी एडिक्वेटली डायलेट हो गया है, स्टेंट को क्रॉस करने के लिए पर्याप्त जगह क्रिएट हो गई है, तो फिर आप वहाँ पे स्टेंट को लेके जाते हो। स्टेंट भी बेसिकली बलून के ऊपर चिपकी हुई मेटल की एक जाली होती है जो कि लेज़र कट टेक्निक से मेटल की एक स्टील या प्लैटिनम की या कोबाल्ट क्रोमियम की एक ट्यूब होती है, उसको लेज़र टेक्निक द्वारा या अलग अलग टेक्निक द्वारा कट किया जाता है। अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग कंपनी की होती है। ये टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बनाई जाती है, इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि ये स्टेंट्स जो हैं अलग अलग केसेस में ताकत भी दें और फ्लेक्सिबिलिटी भी दें। अगर मान लीजिए स्टेंट में आपने बहुत हार्ड स्टड्स को रखा है तो स्टेंट ताकत तो बहुत देगा लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होगा, नली के अंदर उतर नहीं पाएगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा महीन कट कर दिया तो स्टेंट फ्लेक्सिबल तो बहुत होगा, आराम से घुस जाएगा लेकिन टूट जाएगा क्योंकि वो इतना कच्चा हो जाएगा। तो आपको एक एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है कि स्टेंट को कितना पतला या कितना चौड़ा रखना है, उसके स्टड्स की थिकनेस को कितना, नए स्टड्स मतलब जो उसके एक एक जो धागे रहते हैं जिससे वो ट्यूब बनती है, वो स्टड्स उसकी बात होती है, वो कितना चौड़ा रखना है, कितना पतला रखना है, कौन सा डिज़ाइन रखना है, वो हर कंपनी अलग तरह से रिसर्च करती है और अलग तरह से उसको मैन्युफैक्चर करती है। ये आप ज़्यादा थिक रखोगे तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा थिन रखोगे तो भी प्रॉब्लम है। हर तरह से इसमें आपको एक्यूरेसी चाहिए, उसमें 0.1 मिलीमीटर की भी, आप 10 माइक्रोन की भी आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी गलती हुई तो फिर आपका स्टेंट का डिज़ाइन फेल हो जाएगा और आपका स्टेंट प्रॉब्लम्स ज़्यादा देने लगेगा। और ये स्टेंट्स को बनाने के लिए ये सिंपल जो स्टेंट का मेटल की ट्यूब होती है उसमें एक बायोपॉलीमर कोटेड रहता है। बायोपॉलीमर बेसिकली एक मटेरियल रहता है जिसके ऊपर हम एक केमिकल की कोटिंग करते हैं, और बायोपॉलीमर का बेसिकली पर्पज़ ये कि वो केमिकल को पकड़ के रखता है। अभी केमिकल के साथ भी ये है कि ये केमिकल जो है स्पेशली डिज़ाइन एंटी कैंसर केमिकल होता है जो कि स्टेंट के अंदर की रीब्लॉकेज को कम करता है। ये कैंसर वाला जो केमिकल है वो भी आप ऐसा नहीं है कि कितना भी डाल दो, एक इंजेक्शन भर के आपने डाल दिया, वैसा नहीं होता। इसको भी एक स्पेसिफिक तरह से स्टेंट के ऊपर कोटिंग की जाती है ताकि वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज हो। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने स्टेंट को लगाया पूरा केमिकल रिलीज हो गया तो वो 10 सेकेंड में पूरा ब्लड के साथ बह जाएगा। तो आपको इस तरह से पॉलीमर को डिज़ाइन करना पड़ता है, इस तरह से केमिकल की कोटिंग करनी पड़ती है कि वो स्टेंट के ऊपर जो केमिकल है वो धीरे धीरे करके रिलीज हो और 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक वो रिलीज हो, क्योंकि ज़्यादातर जो भी रीब्लॉकेज आता है वो पहले 1.5-2 महीने में ही ज़्यादा आता है। तो ये केमिकल धीरे धीरे करके रिलीज हो और उसके बाद वो केमिकल एक तरह से 1-2 महीने के बाद पूरी तरह से लगभग खत्म हो जाता है, थोड़ा थोड़ा उसके बाद बचता है तो वो ब्लड के साथ बह जाता है। और जो पॉलीमर है वो भी 2 तरीके का आता है। जो पॉलीमर केमिकल को पकड़ने के लिए होता है वो भी अगर लंबे समय तक वहाँ पे रहेगा तो क्लॉटिंग क्रिएट करेगा। तो पॉलीमर भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाया जाता है कि एक बार वो केमिकल रिलीज हो जाए तो वो पॉलीमर भी धीरे धीरे करके ब्लड के साथ घुल जाए और 4-6 महीने के अंदर वो पॉलीमर भी जगह से चला जाए। उसके बाद सिर्फ मेटल बचता है। मेटल में भी डिज़ाइन की बहुत माथापच्ची है, क्योंकि मेटल का डिज़ाइन अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ तो वेसल का जो इलास्टिक स्टेंट है या नली का जो इलास्टिक स्टेंट है वो स्टेंट को पूरी तरह क्रश कर देगा और नली वापस बंद हो जाएगी और पेशेंट की जान चली जाएगी। और अगर आपने बहुत हार्ड रखा तो वो नली को फाड़ भी सकता है। तो ये डिज़ाइनिंग में इतनी सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है हर पेशेंट में अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की टेंडेंसीज अलग होती है। तो आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाना पड़ता है कि उसमें सारे पैरामीटर्स फिट बैठ जाए, ना बहुत ज़्यादा पतला हो, ना बहुत ज़्यादा चौड़ा हो, ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। पॉलीमर भी प्रॉपर तरह से बनाना पड़ता है, केमिकल भी प्रॉपर तरह से बनाना पड़ता है, प्रॉपर ये सब चीज़ों को स्टरलाइज भी करना पड़ता है कि कोई कीटाणु ना पहुँच जाए। फिर उसको बलून पे चिपकाना पड़ता है। बलून भी इस साइज़ का चाहिए कि वो क्रॉस हो जाए। बलून का टिप भी अगर अलग अलग तरह से बनाया जाता है ताकि वो क्रॉस हो जाए। अगर बहुत लंबा स्टेंट है और बलून का टिप अच्छा नहीं है तो स्टेंट क्रॉस नहीं होगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी और ये सारी माथापच्ची स्टेंट जो बनाते तो करते हैं। तो इसी वजह से स्टेंट्स एक्चुअल में काफ़ी कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ये सारा डिज़ाइन और रिसर्चिंग जो होता है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ है। पहले अलग अलग तरह के स्टेंट्स के डिज़ाइन बनाए गए। पहले ज़माने में तो ऐसे स्टेंट्स आते थे जिनको ट्यूब जैसे अवेलेबल होते थे, उनको डॉक्टर खुद हाथ से चिपकाता था बलून पे और फिर उनको लगा के वो फिर उनको फुलाया जाता था। तो पहले ज़माने में जब एंजियोप्लास्टी लॉन्च हुई थी 1980s में, तो इस तरह के स्टेंट आते थे। इनफैक्ट जब एंजियोप्लास्टी पहले लॉन्च हुई थी तब तो यही था कि सिर्फ बलून से ही आप उसको फुला देते थे, स्टेंट लगाते ही नहीं थे। पर उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि जब आपने बलून फुलाया और बलून निकाल दिया तो सारा कचरा वापस अंदर घुस जाएगा, तो नली फिर से बंद हो जाएगी।
तो बहुत सारे केस में नली फिर से बंद होने का प्रॉब्लम आ रहा था, खासकर उन केसेस में जहाँ नली की दीवार में छोटा सा क्रैक पड़ गया है। जब आप स्टेंट फुलाते हो, बलून फुलाते हो, तो दीवारों में कई बार क्रैक हो जाता है। स्टेंट की जो मेटल की जाली होती है वो क्रैक के लेयर्स को पकड़ के रखती है ताकि नली को हील होने का टाइम मिलता है। पर अगर आप सिर्फ बलून करके अगर निकाल देते हो तो ये जो क्रैक्स पड़ते हैं वो नली में तुरंत क्लॉट बना देंगे और व्यक्ति की तुरंत नली बंद होने की वजह से जान जा सकती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए स्टेंट ज़रूरी है। पहले ज़माने में जब सिर्फ बलून करते थे, आज भी के भी डेट में कुछ केसेस में बलून करते हैं, पर बलून से रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। उसका रीज़न ही ये है कि आप स्टेंट अगर नहीं करोगे तो क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगा और पेशेंट को प्रॉब्लम्स आएगा। रीब्लॉकेज का चांसेस 25 से 40% तक आएगा स्टेंट बलून करने के बाद। दवा वाले स्टेंट के साथ रीब्लॉकेज का चांस सिर्फ 5% होता है, 0 फिर भी नहीं होता है, 5% होता है, क्योंकि जो रीब्लॉकेज का प्रोसेस है वो हर केस में पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाता, 5% चांसेस फिर भी रहता है। ज़्यादातर ये एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट को पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और 2 से 3 घंटे उसको खाली पेट रखना पड़ता है। हॉस्पिटल में जब प्रिपेयर करते हैं तो जो एरिया जहाँ पे हमें एंजियोप्लास्टी करते हैं उसको क्लीन और शेविंग करते हैं। उसके बाद जो आर्टरियों को पंक्चर करना होता है उसमें एक नीडल डालते हैं, उसके ऊपर से एक वायर डालते हैं, उसके ऊपर एक कैनुला डालते हैं। ये कैनुला से हम एक वायर के ऊपर गाइड कैथेटर को लेके जाते हैं। गाइड कैथेटर को हार्ट की नली पर अंदाजे से अलग अलग डिज़ाइन के कैथेटर आते हैं। ये कैथेटर इस हिसाब से बनाए जाते हैं जिस हिसाब से नॉर्मल नली के एंगल्स होते हैं। वो कैथेटर को नली के जहाँ मुहाना, जिसको ऑस्टियम बोलते हैं, वहाँ पे बिठा देते हैं और उसके थ्रू हम वो वायर क्रॉस करते हैं। वायर जब क्रॉस हो जाए अच्छे से और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बलून क्रॉस करते हैं, उससे जगह क्रिएट करते हैं। उसके बाद बलून को निकाल के दूसरा बलून के ऊपर जो स्टेंट चिपका हुआ है वो लेके जाते हैं और वो स्टेंट को वहाँ पे फुला देते हैं और फिर स्टेंट जिस बलून पे चिपका हुआ था उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद अगर स्टेंट प्रॉपरली नहीं चिपका है या कहीं कम ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है तो एक पोस्ट डायलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें स्टेंट का साइज का बलून या उससे ज़्यादा साइज का बलून लिया जाता है, जो कि काफ़ी हार्ड बलून होता है, नॉन कंप्लायंट बलून बोलते हैं उसको। वो वहाँ पे ले जाके वहाँ पे हाई प्रेशर पे उसको फुलाते हैं ताकि पूरे सतह पर स्टेंट दीवार पे चिपक जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या है, स्टेंट तो एक मेटल की ट्यूब है, नली कहीं ज़्यादा कहीं पतली वैसी हो सकती है, तो प्रॉपरली वो एक्सपैंड हो जाए, नली में स्टेंट दीवार से चिपक जाए, तो उसके लिए हम पोस्ट डायलेशन करते हैं। उसमें अलग बलून यूज़ करते हैं। जो प्री डायलेशन में यूज़ हुआ था वो सॉफ्ट बलून था, अभी जो यूज़ करते हैं वो हार्ड बलून होता है स्टेंट को चिपकाने के लिए। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो रीब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, इसलिए काफ़ी केसेस में इसको किया जाता है। हालांकि इसका डिसीजन भी केस टू केस वेरी करता है कि किस में करना है किस में नहीं। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को फोर्स करोगे नहीं भाई इसमें पोस्ट डायलेट करना ही पड़ेगा, इसमें प्री डायलेट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो डिसीजन डॉक्टर का रहता है कि किस में ज़रूरी है किस में नहीं। पर लेकिन हाँ, ये करने से स्टेंट्स के रिजल्ट थोड़े अच्छे आते हैं। और ये पोस्ट डायलेशन करने के बाद आप जो गाइड कैथेटर है उसको निकाल देते हैं, बलून्स वगैरह को निकाल देते हैं, स्टेंट अंदर वहीं रह जाता है। और उसके बाद जिस जगह से आपने पंचर किया था उसमें जो शीट या कैनुला था उसको निकाल दिया जाता है। कुछ देर वहाँ पे दबाव रखा जाता है, उसके बाद एक टाइट प्लास्टर या पट्टी कर दी जाती है जिसको हम 1 से 2 दिन के बाद निकाल देते हैं। जो पंक्चर वाला साइट है वो अपने आप भर जाता है, दबाव रखने की वजह से वहाँ क्लॉट बन जाता है तो अपने आप भर जाता है और 1-2 दिन के बाद वो जगह में रूज आ जाती है। थोड़ा दिन तक पंचर साइड पे किसी किसी को थोड़ा पेन रह सकता है, पर मोस्टली ज़्यादा टाइम दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद पेशेंट को 1 आध दिन आईसीयू में रखा जाता है, क्योंकि जो क्लॉटिंग का जो भी प्रॉब्लम स्टेंट रिलेटेड है वो पहले 1-2 दिन में ही मोस्टली आता है, इसलिए पेशेंट को 1 आध दिन आईसीयू में रखा जाता है, 1 से 2 दिन फिर वार्ड में रखा जाता है और 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट को जो मेडिसिन है, खून पतला करने की दवाइयाँ, वो कंटिन्यू चालू रहती है। ये दवाइयों का पर्पज़ ये है कि ये स्टेंट जो है बेसिकली एक फॉरेन बॉडी है, तो उसके साथ प्लेटलेट्स जाके चिपक नहीं जाए, क्लॉटिंग ना हो जाए, तो इसलिए प्लेटलेट के लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखता है ताकि स्टेंट में क्लॉटिंग या रीब्लॉकेज ना आए। और साथ में अगर किसी को हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर है तो उसकी मेडिसिन चलती है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी मेडिसिन चलती है, और अगर किसी को कोई और पर्टिकुलर बीमारी है तो उसके लिए अलग से मेडिसिन चलती है। तो ये सारी मेडिसिन पेशेंट को लिख के छुट्टी कर दी जाती है। पहले 1-2 महीने 4 महीने तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके डोज को कम कर देते हैं। स्टेंट बराबर चल रहा है कि नहीं वो देखने के लिए ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये टेस्ट के माध्यम से हम जज कर सकते हैं कि स्टेंट में तकलीफ आ रही है कि नहीं। जहाँ ज़्यादा डाउटफुल होता है और ईसीजी, इको पे कोई चेंजेस आ रहे हैं या ट्रेडमिल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे एंजियोग्राफी करके हम कंफर्म करते हैं कि रीब्लॉकेज तो नहीं है। ज़्यादातर जो भी रीब्लॉकेज आता है पहले 6 महीने में आता है, नहीं तो नहीं आता है।
दवा वाले स्टेंट के साथ रीब्लॉकेज का चांस 5% है, सादे स्टेंट में 25% है। स्टेंट रीस्टेनोसिस और स्टेंट थ्रोम्बोसिस और स्टेंट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियोस की है, इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ देता हूँ, तो आप उसे चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। उसके बाद फिर अगर पेशेंट को रीब्लॉकेज का डाउट होता है तो एंजियोग्राफी करके चेक करना पड़ता है, और अगर तकलीफ होती है तो फिर उसमें दोबारा स्टेंटिंग या बाईपास का सिचुएशन बन सकता है। तो आज बेसिकली हमने एंजियोप्लास्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट और ये कैसे काम करता है, स्टेंट बेसिकली होता क्या है, कैसा है, उस पर बात की है। हमने ऑलरेडी स्टेंट्स पर और स्टेंट थ्रोम्बोसिस, स्टेंट रीस्टेनोसिस और एंजियोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस और फॉलोअप पर ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए हैं। एंजियोप्लास्टी फॉलोअप का ऑलरेडी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप उसे चेक करेंगे तो आपको ज़्यादातर टॉपिक्स पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको ज़्यादातर आपकी क्वेरीज जो भी हैं वो सॉल्व हो जाएगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और एंजियोप्लास्टी के फॉलोअप का और एंजियोप्लास्टी रिलेटेड हमारे चैनल पर चेकलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट करिए, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, जिससे आपको बीमारी को समझने में मदद मिलेगी, बीमारी के ट्रीटमेंट को समझने में मदद मिलेगी और पेशेंट को मैनेज करने में सुविधा होगी।